इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। वक्त हो गया है देश के सवाल का, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। अमेरिका की एक रिपोर्ट थी जिसे भारत ने खारिज कर दिया है। अमेरिका की एक मैगजीन में इस बात को लेकर गलत साबित किया गया था कि MiG-21 ने F-16 को मार गिरा है, लेकिन एक बार फिर से भारत की ओर से इस बात को क्लियर किया गया है कि भारतीय विमान ने F-16 को मार गिराया था। पाकिस्तान के F-16 को मार गिराने का दावा एक बार फिर से किया गया है। भारतीय वायुसेना ने बाकायदा इसको लेकर एक बयान जारी किया है। जो अमेरिका की जो मैगजीन थी, फॉरेन पॉलिसी मैगजीन, उसमें जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी उसका खंडन किया गया है भारतीय वायुसेना की ओर से। 27 फरवरी को आपको बता दें MiG-21 ने पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया था। इसके बाद एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जो अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव थे सेना के, और उन्होंने एमराम मिसाइल का टुकड़ा दिखाया था और कहा था कि ये मिसाइल चूंकि F-16 में यूज होती है, इससे हमारे विमान ने मार गिराया था और सबूत बनाकर उसे मीडिया के सामने रखा भी गया था। लेकिन उसके बाद अमेरिका की एक मैगजीन है, फॉरेन पॉलिसी मैगजीन, उसमें एक रिपोर्ट छपी थी और उसमें यह कहा गया था कि पाकिस्तान ने बुलाया था अमेरिकी अधिकारियों को F-16 की गिनती करने के लिए, और गिनती में पाकिस्तान के F-16 विमान पूरे होने की बात कही गई थी इस मैगजीन में। लेकिन भारत ने इस बात का खंडन किया है, इस रिपोर्ट का खंडन किया है जो इस मैगजीन में छपी थी। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी और इस रिपोर्ट का खंडन किया गया है भारतीय वायुसेना की ओर से। भारतीय वायुसेना ने अब से थोड़ी देर पहले बाकायदा बयान जारी किया है और यह कहा है कि उस दिन यानी 27 फरवरी को जब पाकिस्तान के F-16 विमान भारतीय सीमा में घुसे थे, उसे न सिर्फ हमने खदेड़ा बल्कि पाकिस्तान के F-16 को हमारे MiG-21 ने मार गिराया। और आपको बताएं कि इस MiG-21 को ही विंग कमांडर अभिनंदन उस समय फ्लाई कर रहे थे और उसके बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में गिरे थे। इसके बाद पाकिस्तान ने विंग कमांडर अभिनंदन को वापस भी किया था। 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर आप देखिए, जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी सेना के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, उसमें एमराम मिसाइल के टुकड़े को दिखाया गया था। एमराम मिसाइल, इसे पाकिस्तान के अगर जितने भी उसके पास विमान है, F-16 एकमात्र ऐसा विमान है जिसमें इस मिसाइल का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र किया गया था, कहा गया था, सबूत दिखाए थे भारतीय सेना ने। इसके बाद जो MiG-21 विमान जो क्रैश हुआ था LOC के उस पार जाकर, विंग कमांडर अभिनंदन उसको फ्लाई कर रहे थे, वो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जाकर गिरे थे। इजेक्ट किया था उन्होंने खुद को, उसके बाद पाकिस्तानी सेना ने उन्हें कब्जे में लिया था। हालांकि बाद में पाकिस्तान ने विंग कमांडर अभिनंदन को भारत वापस भेज दिया। और तीसरी तस्वीर, ये जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, किस तरीके से पाकिस्तान के F-16 का पीछा किया था MiG-21 ने। इसी MiG-21 को उड़ा रहे थे विंग कमांडर अभिनंदन। उन्होंने न सिर्फ F-16 को वापस पाकिस्तान में खदेड़ा बल्कि उसे हिट भी किया। सुमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, अमेरिका की मैगजीन थी, फॉरेन पॉलिसी मैगजीन, बाकायदा उसमें एक रिपोर्ट छापी गई थी। भारतीय वायुसेना ने पूरी तरीके से खंडन किया उस रिपोर्ट का। देखिए, निश्चित तौर पर उस रिपोर्ट का ही बल्कि उन दावों का खंडन किया गया राकेश, जो ये कह रहे थे कि भारतीय वायुसेना के जो MiG-21 है उसमें कोई एयरक्राफ्ट F-16 नहीं गिरा, क्योंकि लगातार ये दावे कई बेसिस के ऊपर किए जा रहे थे। इसमें कई आर्थिक रूप से हित भी जुड़े थे अमेरिका की कई कंपनी से, और इसके अलावा पाकिस्तान भी इसको लेकर बहुत ज्यादा बड़बोलापन कर रहा था। इसको लेकर इंडियन एयरफोर्स ने फिर से दोबारा से, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जब ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस की गई थी तब भी ये बात रखी गई थी, और आज फिर इंडियन एयरफोर्स ने क्लियर कर दिया कि इंडियन एयरफोर्स के MiG-21 ने, यानी विंग कमांडर अभिनंदन के जो MiG-21 जिसको चला रहे थे, उसी ने F-16 को पाकिस्तान के 7 से 8 किलोमीटर 21 जिसको चला रहे थे उसी ने F-16 को पाकिस्तान के 7 से 8 किलोमीटर के एरिया में सबस्कोट इलाके के अंदर मार गिराया था। और सुमित, बाकायदा उसके सबूत भी मीडिया के सामने रखे गए थे। एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी सेना के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, उसमें एमराम मिसाइल के टुकड़े को दिखाया गया था। एमराम मिसाइल जितने पाकिस्तान के पास जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उनमें सिर्फ F-16 में ही यूज हो सकता है, वो सबूत के सामने रखा गया था। विंग कमांडर अभिनंदन खुद एक सबूत के तौर पर जो MiG-21 ने हिट किया, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जाकर गिरे थे, उसे वापस किया गया। बिल्कुल राकेश। जी सुमित, बिल्कुल सही बात राकेश। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि ना सिर्फ वो रिंकेज हमने दिखाए, वो टुकड़े हमने दिखाए, बल्कि कई ऐसे इंटरसेप्ट जिसमें रेडार इंटरसेप्ट हो, आपके टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस के इंटरसेप्ट हो,
कई सबूत ऐसे थे जो साफ तौर पर इंडियन जो इंटेलिजेंस के पास हो या इंडियन एयरफोर्स के पास है वो मौजूद हैं, जो ये दर्शाते हैं कि इस पूरे इलाके के अंदर F-16 थे। 11 F-16 इस्तेमाल किए गए थे 24 में से, जिसके अंदर से एक F-16 जो है वो वापस नहीं आया अपने बेस के ऊपर। यही दर्शाता है कि वो शूट डाउन हुआ। जब अभिनंदन उस इलाके में घुसे, सबस्कोट के इलाके के अंदर, तब भी वो एक F-16 को ही चेस कर रहे थे और चेस करने के बाद 8 सेकंड के बाद जो इंटरसेप्ट हमारे पकड़ते हैं, जो हमारे रडार सिस्टम ने पकड़ा, 8 सेकंड के बाद वो एयरक्राफ्ट वहां पर नहीं था। इसका मतलब साफ है कि वो एयरक्राफ्ट MiG-21 ने मार गिरा दिया गया था। और सुमित, कुछ तस्वीरें भी आई थी जिसमें जो पाकिस्तानी सेना के जो अधिकारी थे एक विमान के मलबे के पास खड़े थे। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश करने के लिए एक नहीं कई सारे सबूत हैं। उसके बाद समझ में नहीं आता कि किस बिना पर अमेरिका की इस मैगजीन ने, फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने यह रिपोर्ट छाप दी थी। लगता है कि पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा वाली कोई मैगजीन थी जिसने इस हिसाब से रिपोर्ट छापी कि शायद वहां के लोग खुश हो जाए, या फिर चूंकि F-16 अमेरिका का है, इसकी कमियां उजागर न हो जाए, इस हिसाब से यह रिपोर्ट छापी गई थी। देखिए, निश्चित तौर पर इसी के बेसिस के ऊपर ये छापी गई थी और हम लगातार यही कह रहे थे दर्शकों को। हम सुबह भी अपने ITV नेटवर्क पे हमने दिखाया कि किस तरीके से ये प्रोपोगेंडा हो सकता है, और ये भी हम बता रहे थे कि लगातार इस प्रोपोगेंडे के अंदर मकसद आर्थिक रूप से चीजों का जुड़ा होना है, क्योंकि नहीं चाहता अमेरिका भी कि F-16 को लेकर कई सवाल खड़े हो, क्योंकि F-16 को लेकर पाकिस्तान के पास सबसे फॉरवर्ड एयरक्राफ्ट है और हमारा MiG-21 जो एक कह सकते हैं कई दशकों पुराना है, एक फेज आउट होने की सिचुएशन पे है। लगातार भारत उसको फेज आउट करने की कोशिश कर रहा है और उस पर काम चल रहा है। उस एयरक्राफ्ट ने जब ये गिराया तो ये अपने आप में ना सिर्फ उस पाकिस्तानी एयरफोर्स की नाकामी, बल्कि ये भी दर्शाता है कि भारतीय वायुसेना के जाबाज ने किस तरीके से अपने मिनिमम रिसोर्सेज के अंदर वो करके दिखाया। राकेश। बिल्कुल सुमित, और जिस तरीके से अब ये पूरी खबर सामने आई, एक बार नहीं भारतीय वायुसेना ने कई बार इस चीज को साफ किया, कई सारे सबूत सामने रखे। अब जो मैगजीन की रिपोर्ट आई, इसका भी अब से थोड़ी देर पहले बयान जारी किया गया है और पूरी तरीके से उस रिपोर्ट को खारिज किया गया है कि साहब हमने एक F-16 को मारा था जो हमारे इलाके में घुसकर आया था, हमारे प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की फिराक में था। देखिए, निश्चित तौर पर कई चीजें हैं जिसमें ये इंडियन एयरफोर्स ने साफ किया था उस दिन भी, और लगातार इंडियन एयरफोर्स के आज के स्टेटमेंट भी साफ किया कि किस तरीके से 27 तारीख को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने ना सिर्फ घुसपैठ करने की कोशिश की, उसने अपने GF-17 हो, F-16 हो और मिराज 3 और -5 वो इस्तेमाल किए, और खासतौर पर कई इलाकों के अंदर घुसपैठ करने की 24 एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किए गए, जिसमें से 11 F-16 थे, और 11 F-16 में से जो उड़ान भरी गई उसमें से एक F-16 अपने बेस पर वापस नहीं आया। इसके खास तौर पर सबूत है भारतीय वायुसेना के पास, और यह भी बताया गया कि F-16 गायब 8 सेकंड के टाइम के दौरान ही वो रडार से गायब हो गया। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि पाकिस्तान लगातार उसको लेकर छुपाने की कोशिश कर रहा था, और पाकिस्तान का एक बार फिर वो चीजें बेनकाब लगातार इंटरनेशनल फोरम पे भारत ने की है। और सुमित, सवाल तो अमेरिका पर भी उठ रहे थे। भारत ने इस बात को लेकर बाकायदा आपत्ति जताई थी कि भाई आपने F-16 दिया था पाकिस्तान को कि वो आतंकवाद के खिलाफ उसका इस्तेमाल करे, जहां पर आतंकी गतिविधियां हैं वहां पर इस्तेमाल करे। अब सबूत हम सामने रख रहे हैं कि उसने इनका इस्तेमाल आतंक के खिलाफ नहीं किया, उसने उनका इस्तेमाल हमारी सीमा को भेदने के लिए किया, हमारे सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के लिए किया। तो ये इस तरीके की रिपोर्ट, क्या हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि शायद इन सवालों से बचने की एक कोशिश अमेरिका की? देखिए, निश्चित तौर पर, लेकिन एक बात आपको बहुत गौर से देखनी हो कि अमेरिका की तरफ से कोई भी ऑफिशियल या फिर कोई भी ऐसा कोई बयान नहीं आया। आज फॉरेन पॉलिसी की तरफ से एक चीज की तरफ से ये जरूर कहा गया, लेकिन अमेरिका की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इसमें अभी तक नहीं आया है कि F-16 को मार गिराया या नहीं गिराया, इसको लेकर कोई दावा नहीं किया गया। लेकिन फॉरेन पॉलिसी जो उनकी एजेंसी है, एक मैगजीन है, उसने साफ तौर पर यह दावा किया, जिसको लेकर इंडियन एयरफोर्स ने एक बार फिर ये जाहिर किया, या उस चीज को लेकर खंडन किया और ये क्लियर कर दिया कि भारतीय वायुसेना के MiG-21 ने F-16 को 27 फरवरी को उस डॉग फाइट में पीछा करने की सिचुएशन में मार गिराया था। चलिए सुमित, हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर है कि भारतीय वायुसेना ने अमेरिकी मैगजीन की रिपोर्ट को खारिज किया गया है, जिसमें F-16 को लेकर दावे किए गए थे कि F-16 को नहीं गिराया गया है। भारतीय वायुसेना ने एक बार फिर तस्वीर साफ की है कि हमारे MiG-21 ने पाकिस्तान के F-16 को गिराया, उस F-16 को जो भारतीय सीमा में घुसा था, हमने खदेड़ा और उसे हिट किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देश के सवाल का रुख करेंगे। 2019 चुनावों के पहले चरण का मतदान सिर्फ 5 दिन बाद है। ऐसे में हर एक पार्टी वो सारे हथकंडे अपना रही है जिससे उससे जीत हासिल हो।
वैसे आदर्श तौर पर चुनाव तो सत्तारूढ़ दल की उपलब्धियों, भावी योजनाओं और विपक्ष के सवालों के बीच होना चाहिए, लेकिन मौजूदा दौर में ऐसा हो नहीं रहा। हाल फिलहाल के बयानों को अगर आधार बना ले तो बीजेपी अपने प्रचार को बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक या फिर कह लीजिए हिंदू बनाम मुस्लिम ध्रुवीकरण पर ले जाते हुए दिख रही है। वर्धा में चुनाव प्रचार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे। उन्होंने वहां पर क्या कुछ कहा वो आप ग्राफिक्स के जरिए देखिए। कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद शब्द का प्रयोग करके देश के करोड़ों लोगों पर दाग लगाने की कोशिश की थी। आप ही बताइए, हिंदू आतंकवाद शब्द सुनकर आपको गहरी पीड़ा नहीं होती? हजारों साल में क्या एक भी ऐसी घटना है जिसमें हिंदू आतंकवाद में शामिल रहा हो? क्या कुछ ऐसा प्रूफ हुआ? जाहिर सी बात है, हाल फिलहाल में जो कोर्ट का फैसला आया उस कोर्ट के फैसले को आधार बनाकर पीएम मोदी ने बयान दिया। वर्धा की सभा में मोदी ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। कहा कि देश ने कांग्रेस को दंडित करने का फैसला कर लिया है, इसलिए कुछ नेता उन सीटों से चुनाव लड़ने से डर रहे हैं जहां पर बहुसंख्यक आबादी का प्रभुत्व है, और अब वो उस सीट से लड़ने के लिए मजबूर है जहां पर बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक है। तो आप समझिए, इशारा कहा था केरल की वायनाड सीट, जहां से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी दूसरी सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री के इन बयानों के पीछे पूर्व में कांग्रेस के बड़े नेताओं के बयान है। सच तो है कि यूपीए की सरकार में कांग्रेस पार्टी के ही गृह मंत्री थे और उन्होंने ही हिंदू आतंकवाद की बात कही थी। बाद में जिन आरोपियों के आधार पर यह बयान दिए गए थे वो कोर्ट से बरी हो गए और बीजेपी को कांग्रेस पर हमले का मौका मिल गया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो ध्रुवीकरण में सबसे आगे हैं। उन्होंने मुस्लिम लीग को वायरस बता दिया। आपको बता दें कि केरल की जिस वायनाड सीट से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं वहां कांग्रेस को मुस्लिम लीग का समर्थन हासिल है। बीजेपी के हिंदुत्व के दबाव का जवाब कांग्रेस ने नरम हिंदुत्व से देने की कोशिश की है, लेकिन इस बात का ध्यान भी रख रही है कि मुस्लिम वोटर्स उससे नाराज ना हो जाए। तो आज देश का सवाल में बहस इसी बात पर होगी कि क्या बीजेपी इस बार भी ध्रुवीकरण और हिंदुत्व का मुद्दा उठाकर चुनावी फसल काटने की कोशिश कर रही है? क्या बीजेपी ध्रुवीकरण से वोट पाना चाहती है? तो इसी मुद्दे पर आज की बहस होगी। और चलिए आज के बहस में हम सवालों के सिलसिले की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले मैं परिचय आपका आज के मेहमानों से करवा देता हूं। रोहित चहल हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर जुड़ चुके हैं। अभय दुबे जुड़ेंगे, अभी जुड़े नहीं हमारे साथ। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर आशुतोष वर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। और साथ ही मौलाना अंसार रजा हैं जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं और साथ ही गरीब नवाज फाउंडेशन के चेयरमैन भी हैं। और हमारे साथ जीवीआर शास्त्री भी जुड़ेंगे और उनसे भी हम उनका विश्लेषण हम जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूंकि यह मसला ध्रुवीकरण का है, इसलिए अंसार रजा साहब मैं सबसे पहले आपसे शुरुआत करता हूं। सवाल, और इससे पहले कि मैं अंसार रजा का रुख करूं, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा वो सुन लीजिए। आतंकी हमले के बाद मुझे चुप हो जाना चाहिए था या उन पर प्रहार करना चाहिए था? मैंने सही किया, ऐसे ही करना चाहिए। देश के नागरिकों की रक्षा के लिए कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए कि नहीं उठाने चाहिए? आतंक के सरपरस्तों से बात होनी चाहिए या उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए? ये सारे काम कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? आतंकियों को घुस करके किसने मारा? लेकिन आतंकियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना हमारे देश में ही कुछ लोगों को परेशान करता है। उनकी रात की नींद उड़ जाती है। जब भारत डंके की चोट पर दुश्मन को मारता है, तब कुछ लोगों को हिंदुस्तान में रोना आता है। तो प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान, और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां भी रैलियों में जा रहे हैं इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुस्लिम लीग को वायरस कहा है और कांग्रेस के एक प्रत्याशी की तुलना मसूद अजहर से कर दी, हालांकि उसका नाम उन्होंने लिया नहीं। चलिए मौलाना अंसार रजा, मैं सबसे पहले आपके पास आता हूं। सवाल सीधा सा ये, चूंकि आप मुस्लिम वर्ग को रिप्रेजेंट यहां पर कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि बीजेपी ध्रुवीकरण कर रही है वोट पाने के लिए? देखिए, मैं दो बातें कहना चाहता हूं आपसे। योगी जी ने वायरस कहा है, क्या कहा है,
हम उसमें नहीं जाना चाहते, क्योंकि योगी जी कभी भी क्या बोलते हैं कुछ पता नहीं। कभी वो हनुमान को दलित बता देते हैं, कभी ये कहते हैं कि कब्र में से उठा करके अगर एक लड़की उठाई जाती है तो 100 लड़कियों को हम उठाएंगे। तो उधर हम नहीं जाना चाहते। हम आज जानना ये चाहते हैं कि 2019 का चुनाव और 2014 का चुनाव, आपका टीवी चैनल लड़कियों को हम उठाएंगे, तो उधर हम नहीं जाना चाहते। हम आज जानना ये चाहते हैं कि 2019 का चुनाव और 2014 का चुनाव, आपका टीवी चैनल बहुत मशहूर है। मैं आपसे सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं कि मोदी जी ने जो गांव गोद लिया था वो आप मुल्क को दिखा दीजिए। आपकी समझ में आ जाएगा कि आज हरेका और भगुआ का मुकाबला क्यों करवाया जा रहा है, आज क्यों मुस्लिम लीग को लाया जा रहा है। वो गांव आप दिखा दीजिए जो मोदी जी ने गोद लिया था, वो गांव दिखा दीजिए जो आडवाणी जी ने गोद लिया था, वो गांव दिखा दीजिए जो योगी आदित्यनाथ ने गोद लिया था जब वो एमपी थे। तो वो काम वो कीजिए। मसला सिर्फ इतना है कि जो वादे किए गए थे उन पर क्यों बात नहीं हो रही। आप ये कह रहे हैं साहब हमारा प्रधानमंत्री 18 से 22 घंटे काम करता है। अरे भाई, जिसने 4.5 साल 18 से 22 घंटे काम किया है तो काम लो, उसको तो विकास पुरुष बनना चाहिए ना, या चौकीदार बनेगा। मतलब मतलब आप ये मान रहे हैं ना कि मोदी सरकार ने काम नहीं किया, इसलिए ध्रुवीकरण हो रहा है मुस्लिम लीग के झंडे का। सर एक मिनट, अरे पूरा देश मान रहा है, मेरे मानने से क्या होता है? तो खुलकर बोलिए ना, घुमाकर बातें क्यों कर रहे हैं? खुलकर बोलिए ना, अगर काम किया होगा बातें क्यों बोल रहे हैं? खुलकर बोलिए ना मौलाना अंसार राजा कि हाँ बीजेपी ने काम नहीं किया इसलिए ध्रुवीकरण भाई। खुलकर बोलिए ना, फिर काम को घुमाकर क्यों पकड़ रहे हैं? सीधे पकड़िए। अरे भाई, इससे ज्यादा खुल के और क्या बोलूं? नहीं, आप बोल रहे हैं तो सीधे बोलिए। ज्यादा खुल के क्या बोलूं? मैंने मौलाना अंसार राजा सीधे से एक सवाल किया था कि क्या आपको लगता है कि मुस्लिमों को ध्रुवीकरण करके वोट बटोरने की कोशिश बीजेपी के द्वारा हो रही है? सीधे से बोलते कि हां हो रही है। अरे सर, आपको नहीं दिखाई देता क्या? नहीं, मुझे नहीं दिखाई देता क्या? नहीं, मुझे नहीं दिखाई देता। मैं एक सवाल कर रहा हूं, मैं किसी और से नहीं हूं। इस बात को आप समझ में रखिए। आप ये बताइए, मुस्लिम लीग के साथ जब इन्होंने नागपुर में सरकार बनाई थी उस वक्त ये वायरस नहीं था, आज वायरस हो गया। ठीक है, एक सवाल और अंसार राजा, उसके बाद में बाकी मेहमानों का रुख करूंगा। लेकर के एक सवाल और, सरकार बनाई थी। ठीक है, ठीक है, ये सवाल रोहित चहल है, इसका जवाब देंगे। रोहित, आप नोट करते रहिएगा सारे सवाल। एक सवाल और अंसार राजा, क्या सिर्फ बीजेपी ऐसा करती है, दूसरी पार्टी ऐसा नहीं करती? कांग्रेस नहीं करती, समाजवादी पार्टी नहीं करती, क्या दूसरी पार्टियां ध्रुवीकरण नहीं करती है? देखिए साहब, हमारे यहां हिंदुस्तान में बहुत सारी सियासी पार्टियां हैं। तू डाल में पात सबको वोट चाहिए, चाहे ध्रुवीकरण से करके ले, चाहे हिंदू मुसलमान करके ले, चाहे कब्रिस्तान शमशान करके ले, चाहे दीपावली ईद करके ले, सबको वोट चाहिए और सबको राजनीति करनी है। हिंदुस्तान की 125 करोड़ जनता इन सबका चेहरा देख चुकी है और जवाब आने वाले 23 मई को जब आएगा तो आप देख लीजिएगा कि जनता ने क्या जवाब। मतलब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी, मतलब अंसार राजा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी ध्रुवीकरण करती है ना, ध्रुवीकरण करती है ना अपने हिसाब से। मैंने भाई साहब, इसका मतलब या तो आपकी मेरी आवाज आप तक नहीं आ रही है। नहीं आ रही है, या फिर आप थोड़ा सा क्लियर कर रहे हो। देखिए, मैंने सबकी बात कर दी, मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया भाई। अरे सर, कितना क्लियर करूं मैं? हाँ तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है? 2 बार मैंने पूछ लिया तो कर रहा हूं, क्या दिक्कत हो गई? ठीक है, आप जवाब दे लेते हैं। मैं मौलाना अंसार राजा, अगर कोई सवाल 2 बार पूछा जाए तो मतलब समझ लीजिए कि मैं क्लियर करने के लिए सवाल को पूछ रहे हैं। आपको इतनी आपत्ति क्यों हो गई अगर एक सवाल को मैंने 2 बार पूछ लिया तो? ठीक है, तो आपको ये लग रहा था कि मैं प्रधानमंत्री हूं, झूठ बोलूंगा? आपको ये लग रहा था? नहीं, मुझे कुछ नहीं लग रहा था। आपको ये लग रहा था? मौलाना अंसार राजा, मुझे कुछ नहीं लग रहा था। मुझे कुछ नहीं लग रहा था। मैं डिबेट में जब बैठा तो मैं ब्लैंक होकर बैठा। अरे ठीक है, मुझे कुछ नहीं लग रहा इस वक्त। ठीक है, मैं मोदी जी, अलग अलग पार्टियों की राय क्या है एक मुद्दे को लेकर जो मैं देश की जनता के सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। मैं मोदी नहीं हूं, मुझे कुछ नहीं लग रहा है। अब चलिए आपका जवाब लेते हैं।
ठीक है रोहित अंसार राजा जी, आप मोदी हो भी नहीं सकते। और मैं आपको ये कहना चाहूंगा अंसार राजा जी, पूरे आप बड़े हैं, मैं एक बात कहना चाहूंगा, मौलाना है आप, मैं टिकट करा देता हूं। अरे हम तो नहीं चाहते कि देश में उतना ही काफी है। जयपुर की सुन लीजिए, जयपुर और नागीपुर की मैं टिकट कटवा दूंगा आदर्श ग्राम योजना के तहत। प्रधानमंत्री जी ने जो आदर्श ग्राम योजना के वोट लिए थे, जाकर उनकी सूरत देख के आइए। एक बात। दूसरी बात, देखिए इन सबका देखिए दर्द जायज है। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से पूरे हिंदू समाज को भगवान मौलाना अंसार रजा, जब तक आप बोल रहे थे, एक बार मेरी बात सुन लीजिए, जब तक आप बोल रहे थे तब तक रोहित चहल ने बीच में इंटरप्ट नहीं किया था। मैं क्रॉस का मौका दूंगा, डिबेट जब ओपन कर दूंगा, क्योंकि आपने जो सवाल उठाए थे उनका जवाब आप ले लीजिए प्लीज। अंसार राजा, देखिए सच है, थोड़ा कड़वा लगेगा, लेकिन सत्य सुन लीजिए। मैंने बताया ना, जयपुर और नागीपुर में जाकर आप टिकट दे देता हूं, आप जाकर देख के आए ग्राम योजना के। एक दूसरी बात, देखिए जिस तरीके से भगवा आतंकवाद की बात करी तो कांग्रेस ने, जिस तरीके से हिंदू आतंकवाद की बात करी और पूरे हिंदू समाज को पूरा बदनाम करने की, और इतना ही नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, जिस तरीके से अमेरिका के राजदूत तिमोथी रोमर के 20 जुलाई 2009 को राहुल गांधी ने अमेरिका में जाकर कहा कि हिंदू आतंकवादी ज्यादा खतरनाक है जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तोयबा से। इतना ही नहीं, देखिए जिस तरीके से पूरा एक प्रोपेगेंडा रचा गया। एक मिनट मेरी एक बात सुन लीजिए, ब्रेक पर भी जाने का वक्त है, मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। एक तो हिंदू आतंकवाद पर बहस नहीं चल रही है, हम सीधे चूंकि ध्रुवीकरण पर बातचीत कर रहे हैं, इस पर भी जवाब दीजिएगा क्योंकि बात उससे जुड़ी है तो घूम कर जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुस्लिम लीग को वायरस कह देते हैं, ये क्या है? कांग्रेस के प्रत्याशी की तुलना इमरान जो है मसूद अजहर से कर देते हैं, ये क्या है? क्या ये ध्रुवीकरण की कोशिश नहीं है? चुनावी रैलियों में इस तरीके के बयान ठीक है क्या? नहीं राकेश जी, अभी जवाब दो ब्रेक के बाद। नहीं अभी जवाब दीजिए। अब सुन लीजिए, देखिए जिस तरीके से मोदी जी को, जिस तरीके से उन्होंने कहा मसूद अजहर से एम मसूद अजहर ओ ओसामा, और जिस तरीके से किसने क्या कहा ये बोलिए, आपके नेता ने कोई बयान बोलिए। इमरान मसूद जो कांग्रेस के नेता, उन्होंने क्या कहा, वो कांग्रेस के नेता जवाब देंगे। मोदी जी ने जवाब करने की बात करी। इतना ही नहीं, कर्नाटका के जो कांग्रेस के नेता, उन्होंने जिंदा जलाने की मोदी जी को बात करी। किस तरीके से मोदी जी को, तो क्या योगी का बयान ठीक है? अगर वो गलती करेंगे आप भी गलती करेंगे, उन्होंने क्या रोहित वो गलती करेंगे आप भी गलती करेंगे। का जो इतिहास आपने देखा होगा, आपको लाइसेंस मिल गया कुछ भी बोलने का। जिन्ना जो थे देश के अंदर, जिन्ना ने क्या कहा था, डिवाइड इंडिया और डिस्ट्रॉय इंडिया, उसी की जो आज नहीं आपने जवाब नहीं दिया। एक ब्रेक लेता हूं, जो कहती थी डिस्ट्रॉय इंडिया डिवाइड इंडिया, एक ब्रेक लेता हूं, उसी पार्टी ने। रोहित एक ब्रेक लेता हूं, हरे झंडे। रोहित एक मिनट रुकिए ना, रोहित एक ब्रेक ले लेता हूं, उसके बाद मैं इसी सवाल के साथ आपके पास दोबारा आऊंगा। और आशुतोष जी और जिव्या शास्त्री, मैं आपके पास भी ब्रेक के बाद, चूंकि एक खबर हमने ब्रेकिंग ली थी इसलिए आपके पास नहीं आ पाया। ब्रेक के बाद चलिए देश के सवाल के दूसरे हिस्से की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ हैं। रोहित चहल हैं, डॉक्टर आशुतोष वर्मा हैं, अंसार रजा हैं, जिव्या शास्त्री हैं। रोहित एक बार फिर आपसे वही सवाल, आप हिंदू आतंकवाद का मुद्दा उठाते हैं, आपके मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग वायरस है, आपके मुख्यमंत्री कांग्रेस प्रत्याशी की तुलना मसूद अजहर से करते हैं, क्या ये ध्रुवीकरण नहीं है? सीधा जवाब दीजिएगा। सीधा सटीक जवाब देने वाला हूं, एक बार एकदम ध्यान से देखिए। आप जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से कहा कि हम तो, राहुल गांधी ने कहा कि हम तो मुसलमानों की पार्टी हैं, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के जो प्रधानमंत्री उस समय के हमारे प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह, उन्होंने कहा कि मुसलमानों का पहला अधिकार है, जिस तरीके से कमलनाथ ने कहा कि 90% क्लियर करूं, एक मिनट क्लियर करूं, मैं एक बात तो क्लियर करूं ना, आप बोलिएगा ना। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने ये नहीं कहा था कि मुसलमानों का पहला हक है, अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया था। अब सुन लीजिए, नहीं सबका अधिकार होना चाहिए, सबका साथ सबका। ये आपकी बात ठीक है, आपकी बात ठीक है, सबका अधिकार है। बातों से आप लोग एक मिनट बातों से ऐसी जिव्या शास्त्री, एक मिनट सब लोग शांत रहिए, अभी मेरा पहला राउंड पूरा नहीं हुआ, एक मिनट मैं अभी अलाउ करूंगा। एक मिनट ना जिव्या जी, मैं आऊंगा आपका तो सुनना ही पड़ेगा। अरे इसके बाद आता हूँ, शब्दावली भाषा, मेरे भाषा। अरे ये क्या सरकार के पास सवाल लेकर आऊंगा ना, तो आप इनकी बात को आप काट लीजिएगा। रोहित आप जवाब। मिर्ची लगनी जायज है, आप सुन लीजिए। देखिए जिस तरीके से शब्दावली भाषा, मेरे भाषा। अरे ये क्या सरकार के पास सवाल लेकर आऊंगा ना, तो आप इनकी बात को आप काट लीजिएगा। रोहित आप जवाब। मिर्ची लगनी जायज है, आप सुन लीजिए। देखिए जिस तरीके से मुस्लिम लीग ने कहा था, वो अंसार राजा इसीलिए मुस्लिम लीग ने कहा था डिवाइड इंडिया डिस्ट्रॉय इंडिया, मुस्लिम लीग ने कहा था डिवाइड इंडिया डिस्ट्रॉय इंडिया। आज वही मुस्लिम लीग जो है एसडीपीआई है, वो राहुल गांधी की रैलियों में, देखिए जिस तरीके से कैसे झंडे दिखाई दे रहे थे, वहां भाईजान भाईजान के नारे आज वन साइड में लग रहे हैं। ठीक है, तो सीधा सीधा देखिए कौन जहां सीधा ध्रुवीकरण कर रहा है ना रोहित, तो हिंदुओं को भगवा आतंकवादी कहा है, इसलिए आज डर के मारे राहुल गांधी को
वहां पर जाना पड़ा। हिंदुओं को आतंकवादी कहेंगे, भगवा आतंकवादी कहेंगे, इतना ही नहीं, जब आप हिम्मत से ये तो कहते हैं ना ध्रुवीकरण कर रहे हैं, मुसलमानों को वोट चाहिए। कांग्रेस पार्टी तो मुसलमानों की पार्टी, राहुल गांधी जी कहते हैं, तो आज कांग्रेस ने साबित कर दिया मुसलमानों में जाके। ठीक है, आपने जवाब दिया, हिंदू जवाब देगा। हिंदू जिस तरीके से भगवा आतंकवाद का, और आज देखिए उसकी सारी हवा निकल गई। आज जैसे सीमांचल जी को जिस तरीके छोड़ा गया, एक पूरा नैरेटिव तैयार किया गया। इतना नहीं, ठीक है रोहित, आप उसे मुद्दा बना रहे हैं, खुलकर स्वीकार करिए। देखिए आज स्वीकार करिए ना, मुद्दा बना रहे हैं। हिंदू समाज का नाम क्या क्या, हम तो विकास पे प्रजापति का केस में भी मर्डर हुआ था, सारे कन्विक्ट, सारे वो 22 जनवरी कर दिया। रोहित आप शांत होइए। प्रोफेसर जी व्यास शास्त्री, आप बहुत जवाब देना चाहते हैं, एक बात बताइए, क्या कांग्रेस ने ध्रुवीकरण नहीं किया है? जब मनमोहन सिंह ये कहते हैं कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, तो क्या ये ध्रुवीकरण नहीं है? आता हूं अंसार राजा जी, आपके पास आता हूं। अंसार राजा जी, मुझे पता है दर्द हुआ होगा, तकलीफ वही होगी। एक मिनट रोहित, रुक जाइए। राहुल जी के बारे में अरे अभी हमारे दो मेहमानों ने कुछ नहीं बोला है। एक मिनट अंसार जी, अंसार राजा में आप बुरा लगा होगा, कड़वा लगा होगा, एक मिनट खा लीजिए। अरे चौकीदार जी झूठ क्यों बोल रहे हैं? क्या गलत बोला? अरे क्या नहीं बोला मुस्लिम लीग ने कि डिवाइड इंडिया डिस्ट्रॉय इंडिया? चौकीदार जी उस समय के जब जिन्ना जैसा व्यक्ति जिसने डिवाइड इंडिया मुस्लिम लीग से जुड़ा था, उसने नहीं कहा क्या? वो आज मुस्लिम लीग की गोद में जाकर राहुल गांधी बैठे हुआ क्या हरे झंडे क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे केरला के अंदर, वलसाड के अंदर? बताइए ना। देश के अंदर डिवाइड करना चाहते हैं, डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। चौकीदार जी, चौकीदार जी ये तो बताओ, जिन्ना की कबर पे चादर चढ़ाने कौन गया था? कहते हैं जिन्ना की कबर पे चादर चढ़ाने कौन गया था? चौकीदार जी चोट होती है, जब सर्जिकल चौकीदार जी, जिन्ना की कबर पे चादर चढ़ाने कौन गया था? आप लोगों को चौकीदार जी, चौकीदार जी, आप लोगों ठीक है, आप लोगों की आपसी लड़ाई। एक मिनट मौलाना अंसार रजा और रोहित चहल, एक मिनट आप दोनों लोग शांत रहिए। हमारे दो मेहमानों ने भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है, इसलिए आप दोनों में से कोई नहीं बोलेगा। प्रोफेसर जी व्यास शास्त्री, एक मिनट मौलाना जी, मैं आता हूं आपके पास। टिकट कटवा रहा हूं। एक मिनट रोहित, मुझे मजबूरन आप लोगों की आवाज डाउन करनी पड़ेगी। नहीं, एक मिनट आप दोनों लोग शांत रहिए ना। चौकीदार जी से ये तो अरे सिर्फ जिन्ना की कबर पे चादर चढ़ाने मौलाना अंसार रजा ये कहा। एक मिनट रोहित, आप स्टूडियो में, रोहित आप शांत होंगे, रोहित आप शांत होंगे कि मैं आवाज डाउन करवाऊं? मौलाना अंसार रजा आप शांत रहिए, नहीं तो बाकी के दो मेहमानों ने भी कुछ नहीं बोला है। प्रोफेसर जी व्यास शास्त्री, क्या कांग्रेस ने ध्रुवीकरण नहीं किया? क्या कांग्रेस के जब नेता थे, उन्होंने जब हिंदू आतंकवाद शब्द गढ़ा था, क्या वो ध्रुवीकरण नहीं था? क्या वो जायज था? क्या वो ठीक था? आप कॉन्सेप्ट के तौर पे ध्रुवीकरण अलग है, राजनीति की तौर पे नहीं, आपका ध्रुवीकरण ठीक, इनका ध्रुवीकरण गलत। अच्छा गप गप, बुरा बुरा थू थू। अरे अच्छा खाएंगे, बुरा बुरा थूकेंगे। अरे सच है, मानिए ना। मुसलमानों की पार्टी राहुल गांधी ने कहा था, उन्होंने कहा था कि भैया अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है, तो आज बोलने में क्या दिक्कत हो रही है? शास्त्री जी जवाब सुन लीजिए। शास्त्री जी प्लीज, मेरे को बोलने का मौका दे तो मैं। ठीक है, बोलिए, आपकी बारी है। रोहित प्लीज। इनको राजनीति का ध्रुवीकरण इतना अच्छी तरह पता है, कब किसके साथ और किस स्तर पे और किस वजह से राजनीतिकरण करना है और ध्रुवीकरण करना है। क्यों किसके साथ? ये 3 साल महबूबा मुफ्ती के साथ भी तो सरकार चला है जम्मू कश्मीर में, ये नहीं चला है, ये गलत था। इन्होंने जो कार्रवाई की, जो काम किया, उसके बारे में बात करेंगे तो नहीं बात नहीं। एक बात बताइए शास्त्री जी, कौन सी पार्टी, मैं सुन तो लो ना, आगे और सुन लो ना, कौन सी पार्टी ऐसी है जो ध्रुवीकरण नहीं कर रही? अरे मैं पार्टी की बात क्यों करूंगा जब इनकी बात, अपनी बात आई, अपनी बात को नहीं रख पा रहे हैं, अपनी बात का हाँ नहीं कर पा रहे। ध्रुवीकरण आपने किया नहीं किया ये बताओ, देश के सामने ये बताना पड़ेगा आपको। राहुल गांधी को देश के सामने बड़ा मुस्लिम, ठीक है, लीग के अंदर देखिए, इस्लामी का इतिहास देखिए। एक मिनट रुकिए। आप सबने आपस में लड़ना शुरू कर दिया। अब मैं डॉक्टर आशुतोष के पास जा रहा हूं, क्योंकि आप लोग सीधे जवाब नहीं देंगे, आपस में लड़ाई करेंगे। रोहित, डॉक्टर आशुतोष वर्मा, एक मिनट। डॉक्टर आशुतोष मूड पे है, वो बोलने नहीं देगा, इतनी इसीलिए बोलने नहीं देगा, उसके पास ऐसा कोई बात नहीं थी। ठीक है, जो बात आप बोल रहे हैं जाती है, जब राहुल बोलने का शांत है, सबकी आवाज डाउन करिए, किसी की आवाज ऑन नहीं जाएगी। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, मैं आपके पास आता हूं। अगर ये शांत है तो इसका मतलब नहीं कि आप लोग इनको बोलने नहीं देंगे, इनके भी विचार सुनने के लिए हमने इनको बुलाया है। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, आप लोग तो पहले बड़ी रहनुमाई करते थे मुस्लिम वोटों की,
क्या आप लोगों ने बहुत ज्यादा कुछ कर दिया मुस्लिम वोटों के लिए? सबसे पहले पांडे जी 45 मिनट बाद अगर आपने क्षेत्रीय पार्टी को बोलने दिया तो इसके लिए धन्यवाद, और मुझे लगता है कि थोड़ा समय अगर और देते तो अच्छा रहता। दूसरी बात है कि आपका जो आज टॉपिक था कि जिस तरीके से ध्रुवीकरण कर रहा था, मुझे लगता है कि ये जो आज भाषण माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं वो भारत के प्रधानमंत्री हैं या हिंदू शख्स कोई बोल रहा है, क्योंकि कम से कम मैं उनको भारतीय समझता हूं और एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। और वैसे ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये भूल गए हैं कि वो एक हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं। अगर राजनीति की दशा और दिशा इस तरीके से जाएगी तो पांडे जी आगे का भविष्य बहुत खतरनाक लेवल पर जा रहा है। एक बात बताइए डॉक्टर आशुतोष, क्या आपकी पार्टी डॉक्टर आशुतोष, क्या आपकी पार्टी अछूती है इससे? क्या आप वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं? क्या आप वोट बैंक के लिए ध्रुवीकरण का सहारा नहीं लेते? अछूती है, बिल्कुल नहीं करते हैं। ये एक जबरदस्ती का तोहफा। मुजफ्फरनगर याद है क्या? मुजफ्फरनगर में जब आप किस तरीके से दंगे हुए और आप एक धर्म विशेष को ही मदद करने में लगे थे और कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा कि भैया ये हिंदू है, इनको भी कुछ दे दो, इनका भी नुकसान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ एंकर की तरह काम करेंगे तो मैं इस डिबेट में बैठ नहीं पाऊंगा। तुष्टिकरण की खातिर एक मिनट रोहित, इस बात का तो ध्यान रखिए ना कि डॉक्टर आशुतोष इतनी देर से इंतजार कर रहे थे, उनकी बात पूरी होने दीजिए। 1 मिनट आपके लिए अनइंटरप्टेड है डॉक्टर आशुतोष। मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या जब 5 साल के बाद एक प्रधानमंत्री अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करने जाता है तो 5 साल वो 200 देशों की यात्रा करने के बाद जब वापस अपने देश आता है तो आके हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात करता है? ये उसने रिपोर्ट कार्ड पिछले 5 साल में दिया है। पाकिस्तान कहाँ गया यहाँ? क्या ये सच नहीं है? विश्व के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से 10 रुक जाइए देश में से सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर हिंदुस्तान में है। क्या थॉमस रीटर्स की रिपोर्ट गलत है कि देश के हिंदुस्तान महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित देश बन गया है? क्या ये गलत है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में मॉब लिंचिंग और गौकशी की हत्याएं हो रही हैं? क्या ये गलत हो रहा है? क्या हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से हम इस तरह की भाषा की उपेक्षा करते हैं? अगर करते हैं तो ऐसी राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और कोई नहीं। मुझे लगता है कि आज जब रिपोर्ट कार्ड देने का समय आ रहा है तो वही ध्रुवीकरण की राजनीति जो 2017 के चुनाव के समय रामजादे और ऐसे वर्ड यूज कर रहे थे, आज उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी किसी तरीके से इमोशनल बैकग्राउंड खेलना चाहती है। और मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश और देश की जनता इस पे शांत है। इसका मतलब ये नहीं कि वो जवाब देना नहीं जानती है। आगामी 23 मई को आप देख लीजिएगा, जिस तरीके से इनको सत्ता से निकाल के बाहर किया जाएगा, ये मुंह छुपाने लायक भी नहीं रहेंगे। आपकी बात हो गई, लेकिन अभी भी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया डॉक्टर आशुतोष। खोखला न करें डॉक्टर आशुतोष, आपने अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या आप मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं? राकेश जी, बिल्कुल नहीं करते हैं। आप बता दीजिए कौन सी वोट की पॉलिटिक्स हमने करी है? 1 मिनट, अंसार रजा से मैं जवाब ले लेता हूं। मौलाना अंसार रजा, क्या समाजवादी पार्टी अछूती है मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स से? जी भाई यार, मेरे साथ कोई निकाह तो हो नहीं रहा कि 3 बार कबूल करूं। मैंने जब बता दिया कि सारी पार्टियां ध्रुवीकरण कर रही हैं तो अब अलग से समाजवादी नहीं, ये मान नहीं रहे थे ना मौलाना जी, ये मान नहीं रहे थे। कर रहे हैं डॉक्टर आशुतोष, मान नहीं रहे थे, इसलिए एक बार फिर आपसे कबूल करवाना पड़ा। सब कर रहे हैं। डॉक्टर आशुतोष मान नहीं रहे थे, इसलिए एक बार फिर आपसे कबूल करवाना पड़ा ना। गरीब, दलित, पिछड़े, जिनका कोई धर्म नहीं होता है, उनकी राजनीति समाजवादी पार्टी करती है। राजनीति करती है। मौलाना जी सुन लीजिए, अब देखिए आशुतोष जी ने कहा समाज में पिछड़े और दलित और शोषित लोगों की राजनीति करने के लिए ही डॉक्टर आशुतोष आपने सुन लिया। और डॉक्टर आशुतोष आपने सुन लिया ना अंसार रजा की बात। 3 बार उन्होंने कबूल किया कि आप लोग भी मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं। इसी शो में 3 बार कबूल किया, कहिए तो एक बार और कबूल करवाऊं? नहीं, अंसार रजा से या किसी हमें सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। नहीं, आप लोग खुद को सर्टिफिकेट दीजिए, खुद को ही सर्टिफिकेट दीजिए आप लोग।
रोहित आपकी बात। राकेश जी, मुझे लगता है कि आशुतोष जी को मैं सुन रहा था, आशुतोष जी बिल्कुल दुनिया की बात करें। राकेश जी, आज 200 मुल्कों के अंदर घुस के आज फर्जाइल फायदा निकालते देश को आज फास्टेस्ट ग्रोइंग के अंदर मोदी जी लेके आए हैं। आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर 144 से 77 पायदान पे देश को लेके आए हैं। आज महंगाई दर 9 से लेकर 2.78 पे पहुंची है। इतना ही नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, महिलाओं की इस बात करते हैं जब आपके मुलायम सिंह यादव जी कहते हैं बच्चे हैं गलती हो जाती है। इतना ही नहीं, शर्म आनी चाहिए। मुलायम जी कहते हैं जब 33% रिजर्वेशन की बात होती है महिलाओं के लिए, तब मुलायम जी कहते हैं अरे संसद में तो महिला ज्यादा बढ़ जाएंगी तो सीटी बुलाएंगे, छेड़ेंगे महिलाओं को। अब वो आदमी किस तरीके की बातें करते हैं। ट्रिपल तलाक पे महिलाओं के बारे में क्या था? अरे मुस्लिम दृष्टिकोण में यहाँ लिखा है ट्रिपल तलाक। रोहित अगर इतना काम किया था, रोहित इतना काम किया था तो वोटों के ध्रुवीकरण की जरूरत क्या आ गई? ये हिंदुओं को नहीं, आपने इतना काम किया था, आपने इतना काम किया था तो ध्रुवीकरण की जरूरत क्या आ गई? ये कहेंगे कि हमें 90% मुसलमानों के वोट चाहिए। रोहित एक बात बताइए, रोहित एक बात बताइए, रोहित अरे भाई अगर इतना काम किया था तो ध्रुवीकरण की जरूरत क्यों आ गई? ये लोग कर रहे हैं। क्यों इमरान मसूद से क्यों तुलना करनी पड़ गई? मसूद अजहर से जब आतंकवादी एयर स्ट्राइक पाकिस्तान में हो गया करनी पड़ गई, कांग्रेस पार्टी को दर्द क्यों होता है? नहीं, मौलाना अंसार रजा कुछ बोलना चाहते हैं। एक मिनट। हाँ ठीक है, आप लोग शांत रहिए। डॉक्टर आशुतोष आप भी शांत रहिए। मौलाना अंसार रजा कुछ बोलना चाहते हैं। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अभी हमारे रोहित साहब ने बड़ी खूबसूरती से बात की। देखिए, अगर आपने विकास किया होता तो विकास पुरुष लिखते, चौकीदार नहीं लिखते। नंबर 1, आप बार बार ये कह रहे हैं कि मुलायम सिंह ने कहा कि बच्चे हैं गलती हो जाती है। आप ये बताइए, मुलायम सिंह यादव ने पार्लियामेंट में कहा कि हम मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। बिल्कुल, मोदी अब बताओ प्रधानमंत्री बनेंगे और विकास कहा मोदी मुलायम सिंह ने सही कहा। आतंकवादियों के हाँ करते रहिए, आतंकवादियों के लिए आंसू बहाते रहिए। अरे भाई, आप एक्सेप्ट करते उनकी बात को कि नहीं? पाकिस्तान के लिए रोएंगे, आप आतंकवादियों के लिए रोएंगे, आप जमात इस्लामी के लिए रोएंगे भाई, आप जैशे मोहम्मद के लिए रोएंगे, आप मुस्लिम लीग के लिए रोएंगे जो मुस्लिम लीग कहती थी डिस्ट्रॉय इंडिया, डिवाइड इंडिया। यार किस जाहिर से हमारी बैठ जाते हैं। बिल्कुल, देश सवाल पूछेगा और देश बैलेट के थ्रू आप लोगों को जवाब देगा। नहीं, लेकिन एक बात तो उनकी है ना, मौलाना अंसार रजा की एक बात तो है ना, आपने इतना विकास किया तो विकास पुरुष क्यों नहीं लिखा गया नाम के? देखिए, आज चौकीदार ने जिस तरीके से भ्रष्टाचारियों नहीं बताइए, विकास पुरुष क्यों नहीं लिखा गया? बिल्कुल, देखिए विकास पुरुष क्यों नहीं लिखा गया? आज चौकीदार को अरे चौकीदार छोड़ रहे हैं, विकास पुरुष क्यों नहीं लिखा भाई? प्रधानमंत्री को कहा ठीक है, तो किस तरीके से बताया? आज देश की हर व्यक्ति चौकीदार है। आज इंडिया में राकेश जी आप बैठे, आप सवाल कर रहे हैं, आप भी चौकीदार है। चाहे देश के अंदर डॉक्टर है वो भी चौकीदार है, चाहे देश के अंदर सैनिक खड़ा है वो भी चौकीदार है। हम सब चौकीदार है। मौलाना ठीक है, मान लिया आप चौकीदार है, लेकिन दर्द होता है लोगों को। मैं कह रहा हूं मान लिया का साथ, अरे मान लिया आप चौकीदार हैं, मान लिया। मौलाना अंसार रजा भी एक बार को मान गए, लेकिन जो उनका सवाल है कि आपने विकास पुरुष क्यों नहीं लिखा? इतना विकास किया तो देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से मैंने कहा ना, एक प्रधानमंत्री को जिस तरीके आप शब्दों का प्रयोग किया गया, इतना ही नहीं। देखिए, विकास की जहां तक बात की जाए, प्रधानमंत्री ने सीधा कहा, अरे यार तुम कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं को भाजपा के तहत जिस तरीके से 9 करोड़ शौचालय की बात हो, आयुष्मान भारत के तहत 50 करोड़ लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस देने की बात हो, इतना ही नहीं मौलाना जी, आज शौचालय से लेकर एलपी सिलेंडर तक गरीबों के घर तक पहुंचाया है। अरे चौकीदार जी, डबल जायज है। आप बाय रोड जाइए, आदर्श ग्राम योजना के तहत जो ग्राम बाय रोड रेलवे से जाके देखिए। अरे इसको जूम करो यार, जूम तो आपके सच्चाई हो गई, आपकी जूम तो आपकी सच्चाई हो गई है। देखो तो पाकिस्तान के साथ आपको प्रेम निकल आता है, के साथ आपको तकलीफ होती है। जो मुस्लिम लीग कहती है डिस्ट्रॉय इंडिया, डिवाइड इंडिया, देखो यार, अरे देख लिया देश ने आप लोगों का असली चेहरा, कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा। तकलीफ हुई मौलाना जी को जब का पाकिस्तान की जब बात की गई, अरे ये देखो ना यार, मुस्लिम लीग की बात की गई, उज्ज्वला योजना के तहत आंसू पहुंचने काम किया गया है। 6 करोड़ महिलाओं को एक माँ का में बैठ के बात कर आंसू पहुंचने का मोदी जी ने कहा है। उस माँ का सम्मान, ठीक है, आप लोगों की लड़ाई हो गई, ठीक है, आप लोगों की लड़ाई हो गई, मैं कुछ नहीं बोल रहा था। ठीक है, हो गया। मौलाना अंसार रजा, जो आप दिखा रहे थे देश ने देख लिया, 1 मिनट देख लिया, ठीक है, देश की जनता जवाब देगी। रोहित 1 मिनट, मौलाना अंसार रजा 1 मिनट, डॉक्टर आशुतोष, ठीक है, मौलाना अंसार रजा आप अपना मोबाइल नीचे कर लीजिए। मौलाना अंसार रजा मोबाइल नीचे कर लीजिए। डॉक्टर आशुतोष,
देखिए आप लोग इतना लड़े, राजा आप अपना मोबाइल नीचे कर लीजिए। राजा मोबाइल नीचे कर लीजिए। आशुतोष और सिलेंडर भी देखिए आप लोग इतना लड़े, ठीक है, हो गया। आप लोग इतना लड़ते हैं कि दूसरे गेस्ट उठकर चले जाते हैं। एक मिनट सब लोग शांत हो जाइए। आप लोग इतना आपस में लड़ रहे थे, मैं डॉक्टर आशुतोष के पास जाने की कोशिश कर रहा था, वो अपनी कुर्सी छोड़कर उठकर चले गए। आप लोग दूसरे मेहमानों को बोलने नहीं देते हैं, छोड़कर भागेंगे। ठीक है, चलिए आप सबका शुक्रिया, सबका शुक्रिया, सबका शुक्रिया, सबका शुक्रिया। रोहित एक मिनट शांत होइए। 23 को क्या होगा पूरा देश देखेगा। मौलाना सरज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सच तो यह है हर पार्टी अपने हिसाब से हर वो चुनावी हथकंडा अपना रही है जिससे उसको वोट मिल सकता है। ध्रुवीकरण हर पार्टी अपने अपने हिसाब से कर रही है। आज के लिए बस इतना ही। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर क्या कहता है देश? चुनावी प्रचार में मोदी की एंट्री से कितनी बदली हवा?